जय हिंद। ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए 5 मार्क्स का अंतिम वीडियो होने वाला है और 5 मार्क्स के साथ ही सारे सिलेबस का ये अंतिम वीडियो रहने वाला है, जिसमें हम आप लोग को यहाँ पर बताएंगे एसक्यूएल का एक क्वेश्चन और साथ ही साथ एक के मैप का क्वेश्चन जो कि आपके पीडीएफ में भेजा गया है। ठीक है, इससे पहले 5 मार्क्स का सॉल्यूशन के लिए मैंने एक वीडियो अपलोड किया है। सबसे पहला जिसमें सीरीज का क्वेश्चन बताए हैं, दूसरा अपलोड किए हैं जिसमें हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट का क्वेश्चन बताए हैं, एक और प्रोग्रामिंग का क्वेश्चन था वो भी बताए हैं, और ये मैं यहाँ पर एसक्यूएल और के मैप बता करके ये वीडियो कंप्लीट कर रहा हूँ। ठीक है, और जितना भी प्रकार का और भी 5 मार्क्स का वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है वो थ्योरी है, आप देख लीजिए बढ़िया तरीके से, आपका तैयारी बहुत ही बेहतरीन हो जाएगा इतना यदि आप कंप्लीट कर लेते हैं तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। आज क्या पढ़ना है, तो सबसे पहले एसक्यूएल का क्वेश्चन जो कि बोर्ड के ऊपर लिख दिया हूं मैं पहले से, और ये क्वेश्चन आप लोगों का यहाँ पे दिया गया है पीडीएफ में। इसमें यहाँ पे 4 ही क्वेश्चन है ए से डी तक, जबकि ए से ई तक लिखा हुआ ऊपर में, लेकिन ई नंबर का क्वेश्चन नहीं दिया गया है आपके इस पीडीएफ में, तो ई नंबर में जो क्वेश्चन है वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, और इस टेबल से जो टेबल आपके पास दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10, राइट द एसक्यूएल कमांड फॉर ए टू ई ऑन द बेसिस ऑफ स्टूडेंट, यानी टेबल का नाम स्टूडेंट है और स्टूडेंट के टेबल से ये जानकारी हम लोग को निकाल करके देना है, यानी कि इसका आंसर लिखना है। तो बहुत ही इजी ये क्वेश्चन, मैंने इसका एक बेसिक बता दिया है एक वीडियो में ताकि आप कोई भी प्रकार का क्वेश्चन बना पाए। तो एक बेसिक वाला क्वेश्चन एसक्यूएल का यदि आप नहीं देखे हैं तो उसका स्पेशल वीडियो बनाया गया, आप देख सकते हैं। मैं यहाँ पे डायरेक्टली आंसर लिखूंगा, आप अगर नहीं समझ पा रहे हैं तो पहले एक बेसिक वाला वीडियो देखिए, फिर समझ में आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बोला क्या गया है, टू शो ऑल इंफॉर्मेशन अबाउट द स्टूडेंट ऑफ हिस्ट्री डिपार्टमेंट, यानी कि सारे इंफॉर्मेशन को दिखाना है, स्टूडेंट का सारा इंफॉर्मेशन दिखाना है जिसका डिपार्टमेंट हिस्ट्री होगा। तो जहां पर टेबल के सारे इंफॉर्मेशन को दिखाने का बात किया जाएगा, वहां पर आंसर में हम लोग लिखेंगे सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट इसलिए लगाते हैं क्योंकि कॉलम वाइज डेटा दिखाते हैं, तो सारे कॉलम के डेटा को दिखाना है, इसलिए सेलेक्ट ऑल लगाएंगे। सेलेक्ट ऑल फील्ड का साइन इनटू इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो सेलेक्ट ऑल कहां से दिखाना है, इसके लिए फ्रॉम कमांड लगाएं, स्टूडेंट लिखेंगे STUDENT। क्यों लिखे स्टूडेंट, क्योंकि टेबल का नाम स्टूडेंट है। सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, तो यहाँ पे सेलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट लिख दिया, लेकिन यहाँ पे कंडीशन है जिसका डिपार्टमेंट हिस्ट्री होगा, तो यहाँ पे भी हम लोग कंडीशन लगाएंगे वेयर डिपार्टमेंट इक्वल टू हिस्ट्री, डिपार्टमेंट इक्वल टू हिस्ट्री, और इसको डबल क्वाट्स के अंदर रखेंगे। देखिए डिपार्टमेंट या हिस्ट्री, इसका जो स्पेलिंग है वो टेबल में भी पूरा लिखा हुआ है, इसलिए हम पूरा लिखे। आप यहाँ पर हिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो क्वेश्चन में स्पेलिंग रहेगा उसको देख करके नहीं लिखिएगा, आपके टेबल में जो स्पेलिंग दिया हुआ रहेगा वो लिखिएगा। बाय द वे हमारा अभी टेबल में डिपार्टमेंट शॉर्ट नाम से लिखा हुआ रहता तो यहाँ पे शॉर्ट नाम लिखते, अगर हिस्ट्री शॉर्ट नाम से लिखा हुआ होता तो शॉर्ट नाम से लिखते, लेकिन हमारा टेबल में भी डिपार्टमेंट फुल स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ है और हिस्ट्री भी फुल स्पेलिंग के साथ लिखा हुआ है, इसीलिए हम यहाँ पे फुल स्पेलिंग लिखे हैं। ठीक है, यहाँ भी फुल स्पेलिंग में दिया गया था, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में फुल स्पेलिंग नहीं भी रह सकता है या रह भी सकता है, आपके टेबल में फुल स्पेलिंग रह भी सकता है, नहीं भी रह सकता है, तो जो आपका टेबल में स्पेलिंग होगा वही यूज करना है। ठीक है, टेबल से मेन देखना होता है, क्योंकि इसमें ये भी देखा जाता है, इसके कारण भी क्वेश्चन गलती हो जाता है यदि स्पेलिंग नहीं देखा जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे क्वेश्चन में जो स्पेलिंग दिया गया रहेगा उस पर ध्यान नहीं देना है, आपको टेबल में दिया गया स्पेलिंग जो है उस पर ध्यान देना है। अब यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे हम लोग, क्या है इसका क्वेश्चन देखिए पहले, टू लिस्ट द नेम ऑफ फीमेल स्टूडेंट, यानी फीमेल स्टूडेंट का नाम दिखाना है हु आर इन हिंदी डिपार्टमेंट। यहाँ पे देखिए 2 कंडीशन है, पहला बोल रहा है कि नाम तो दिखाना है लेकिन फीमेल का और जिसका डिपार्टमेंट हिंदी होगा, जिसका डिपार्टमेंट हिंदी होगा, तो यहाँ पे 2 कंडीशन है, कोई बात नहीं। सबसे पहले लगाएंगे सेलेक्ट क्या दिखाना है, नाम, तो यहाँ पे लिखेंगे नाम, मतलब नाम का कॉलम दिखाना है ना, नाम, क्योंकि फीमेल का हो नाम चाहे तो मेल का हो, नाम के कॉलम में ही लिखा हुआ रहेगा, तो सेलेक्ट नाम, फ्रॉम कहां से, टेबल का नाम यहाँ पे लिखेंगे स्टूडेंट से, और यहाँ पे कंडीशन लिखेंगे वेयर
सेक्स इक्वल टू एफ। देखेंगे आप यहाँ पे जो टेबल में लिखा गया है सेक्स एफ और एम में लिखा हुआ है, मतलब पूरा नहीं लिखा गया है। यहाँ पे तो आपका स्पेलिंग लिखा हुआ है फीमेल, यहाँ पे सेक्स इक्वल टू फीमेल नहीं कर देना है, एफ लिखना है, क्योंकि आपके टेबल में एफ लिखा हुआ है। एंड यहाँ पे एंड ऑपरेटर लगेगा कंडीशन वाला, ठीक है। एंड दूसरा कंडीशन भी है, एंड डिपार्टमेंट इक्वल टू हिंदी, डिपार्टमेंट इक्वल टू हिंदी, और हिंदी को डबल क्वाट्स के अंदर रखेंगे क्योंकि ये अल्फाबेट है। यहाँ भी इसको डबल क्वाट्स के अंदर रखें क्योंकि ये अल्फाबेट है, लास्ट में सेमीकोलन लगा दिए। तो सेलेक्ट नेम फ्रॉम स्टूडेंट वेयर सेक्स इक्वल टू एफ यानी फीमेल एंड डिपार्टमेंट इक्वल टू हिंदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट, टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट। यहाँ पे लिस्ट करने बोल रहा है नाम सारे स्टूडेंट का, सारे स्टूडेंट का नाम दिखाने बोल रहा है, पूरा इंफॉर्मेशन दिखाने नहीं बोल रहा है भाई। यहाँ पे आप लोगों का कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ पे हम यहाँ पे सेलेक्ट ऑल नहीं लगाएंगे। आपको लग रहा होगा कि यहाँ पे लिखा जाएगा सेलेक्ट ऑल, जबकि सेलेक्ट ऑल नहीं लिखा जाएगा, बिल्कुल भी नहीं लिखा जाएगा। क्यों? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट, मतलब लिस्ट करना है लेकिन नाम सिर्फ सब दिखाना है, मतलब स्टूडेंट का सारा नाम सिर्फ दिखाना है। तो सिर्फ नाम ना दिखाना है, पूरा टेबल का डेटा थोड़ी दिखाना है। अगर पूरा टेबल का दिखाना रहता है डेटा तब ऑल लगाते हैं, मतलब ऑल का साइन हम लोग लगाते हैं। ऑल का साइन तब लगाते हैं जब टेबल के सारे डेटा को दिखाना होता है। जबकि यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि टू लिस्ट द नेम ऑफ ऑल स्टूडेंट, मतलब नाम सिर्फ दिखाना है ऑल स्टूडेंट का विथ देयर डेट ऑफ एडमिशन, और उसके डेट ऑफ एडमिशन के अनुसार इन असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि डेट ऑफ एडमिशन के अनुसार उसका असेंडिंग ऑर्डर में नाम दिखाना है। यानी जैसे जैसे लोगों का एडमिशन होते गया होगा वैसे वैसे उसका नाम असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए बोला जा रहा है। तो इसके लिए कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। सबसे पहले लिखेंगे सेलेक्ट, सेलेक्ट नाम, क्योंकि नाम सिर्फ हमको दिखाना है। यहाँ पे ऑल स्टूडेंट का, तो ऑल स्टूडेंट तो इसके अंदर रहेगा ही, नाम के कॉलम में सारे स्टूडेंट हैं, ठीक है। हमको ऑल इंफॉर्मेशन नहीं बोला गया है, सिर्फ ऑल स्टूडेंट का नाम बोला गया है, इसलिए सेलेक्ट नाम फ्रॉम, कहां से, टेबल का नाम लिखेंगे स्टूडेंट, स्टूडेंट। और यहाँ पे कुछ कंडीशन नहीं है, यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर में सजाने के लिए दिया गया, तो इसके लिए यूज होता है ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय, ऑर्डर बाय किसके ऑर्डर बाय से, डेट ऑफ एडमिशन। तो डेट ऑफ एडमिशन पूरा स्पेलिंग लिखा गया है कि नहीं लिखा गया आप देखेंगे। तो इसमें डेट ऑफ एडमिशन सिर्फ लिखा हुआ है DOA, शॉर्ट नाम लिखा गया है DOA, DOA, ऑर्डर बाय DOA ASC, असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। बस हो गया इसका आंसर, यानी कि नाम को असेंडिंग ऑर्डर में करना है डेट ऑफ एडमिशन के अनुसार, ठीक है। ऑर्डर बाय डेट ऑफ एडमिशन इन असेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे है टू इंसर्ट या न्यू रो इन द स्टूडेंट टेबल विद द फॉलोइंग डेटा। इस डेटा को एक नए रो में जोड़ना है, इस डेटा को नए रो में ऐड करना है, इंसर्ट करना है। इसके लिए इंसर्ट इनटू का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे आंसर में क्या लिखेंगे, देखिए सबसे पहले लिखेंगे इंसर्ट इनटू, इंसर्ट इनटू, इसके बाद टेबल का नाम स्टूडेंट है, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट। इसके बाद यहाँ पे लिख देंगे वैल्यूज, वैल्यूज लिख करके ब्रैकेट के अंदर देंगे 19, सबसे पहले तो 19 लिखा, फिर सीताराम है तो सीताराम लिखेंगे, और जो भी अल्फाबेट रहेगा उसको डबल क्वाट्स के अंदर रखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर 22, फिर कॉमा कंप्यूटर, इसको भी डबल क्वाट्स के अंदर रखेंगे, फिर कॉमा, फिर 1209, इसके बाद 2015, इसको भी डबल क्वाट्स के अंदर रखेंगे, डेट को, फिर यहाँ पे 200, फिर एम को भी यहाँ पे डबल क्वाट्स के अंदर रखेंगे, और ये हो गया लास्ट में सेमीकोलन, ठीक है। नेक्स्ट, टू काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ एज ग्रेटर देन 20। यहाँ पे काउंट करने के लिए बोला जा रहा है, काउंट यानी एक प्रकार का यहाँ पे कैलकुलेशन का बात है, मतलब गिनने के लिए बोला जा रहा है यहाँ पे स्टूडेंट को। काउंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट, स्टूडेंट का टोटल गिनना है कितना है जिसका एज 20 से ज्यादा होगा, मतलब ऐसे स्टूडेंट को गिनना है जिसका एज उम्र 20 से ज्यादा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इसका आंसर कैसे लिखेंगे ध्यान दीजिए। इसका आंसर में सबसे पहले लिखा जाएगा सेलेक्ट, सेलेक्ट
सीधे काउंट लगाएंगे, काउंट ऑल। यहाँ पे ऑल का साइन दे देंगे ब्रैकेट में। क्यों देंगे? क्योंकि पूरा टेबल में से ही सेलेक्ट कर लेगा, जहां भी होगा देख लेगा। सेलेक्ट काउंट, काउंट लगाए गिनने के लिए, काउंट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट, फ्रॉम स्टूडेंट, टेबल का नाम दिए और यहाँ पे ऑपरेटर लगा देंगे वेयर। आप सीधा लिख सकते हैं, एक ही बार में पूरा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, जरूरी नहीं है कि नीचे लिखेंगे, यहीं पे डायरेक्टली लिख सकते हैं वेयर, वेयर एज ग्रेटर देन 20। हो गया। इस तरीके से एक ही लाइन में इसको लिखा जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सबसे पहले सेलेक्ट लगाया गया, सेलेक्ट काउंट, क्योंकि गिनना है तो गिनेगा फ्रॉम कहां से? स्टूडेंट से, मतलब स्टूडेंट का नाम से टेबल है, वेयर एज ग्रेटर देन 20, जहां पे एज 20 से ज्यादा मिलेगा वहां पे स्टूडेंट को ये गिन लेगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूरा डन हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, अच्छे तरीके से आप इसको अपने कॉपी में उतार लीजिए, बना लीजिए, प्रैक्टिस कर लीजिए, है ना। अब हम लोग के मैप का क्वेश्चन बनाएंगे। चलिए इसको मिटाते हैं और के मैप का क्वेश्चन बनाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं के मैप का क्वेश्चन। के मैप का क्वेश्चन जो दिया गया है पीडीएफ में, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया है। व्हाट इज के मैप? सिंप्लीफाई द फॉलोइंग एक्सप्रेशन यूजिंग के मैप। सबसे पहले के मैप का अगर डेफिनेशन पूछता है तो एक लाइन में जरूर लिख दीजिएगा, के मैप स्टैंड्स फॉर करनौघ मैप, इट इज यूज्ड फॉर रिड्यूस द बूलियन एक्सप्रेशन। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पे इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करिएगा। यहाँ पे लिखा गया है f a b c d दिया गया है और सिग्मा में 0 1 2 3 5 7 8 9 10 11 13 15। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस टाइप का एक्सप्रेशन सॉल्व करने के लिए सबसे पहले आपको 4x4 का यहाँ पे खींचना होता है टेबल, 4x4 का, यानी 4 रो 4 कॉलम, 4 रो और 4 कॉलम का आपको बॉक्स बना लेना है। इस तरीके से बहुत ही इजी वे में ये बन जाता है। चलिए देखिए, इस तरीके से खींच लेना है और बीच में इस तरीके से लाइन एक खींच देना है बस। और जो यहाँ पे रहेगा ए बी सी डी रहेगा तो इधर लिख देना ए बी और इधर लिख देना सी डी। और अगर यहाँ पे एक्स वाई जेड रहा मतलब डब्ल्यू एक्स वाई जेड तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड लिख देना। ठीक है, तो जो भी यहाँ पे रहेगा ना वही लिखना, रट्टा नहीं मार लेना है कि कोई भी उतार दे। तो इतना तो कम से कम देखना है। जैसे ए बी है तो ए बी लिखे और सी डी है सी डी लिखे, ए बी सी डी था तो इधर ए बी और इधर सी डी लिख दिया। ठीक है, और यहाँ पे आपको याद रखना है सबसे पहले दोनों के ऊपर बार रहेगा, ए बार बी बार, इसके बाद रहेगा ए बार बी, इसके बाद ए बी मतलब किसी के ऊपर बार नहीं रहेगा, देन ए बी बार। इस तरीके से उसी तरीके से यहाँ पे लिखना है सी बार डी बार, फिर सी बार डी, फिर सी डी, फिर सी डी बार। इस तरीके से यानी सबसे पहले दोनों के ऊपर बार, फिर एक के ऊपर बार रहेगा, एक पर नहीं रहेगा, फिर किसी के ऊपर नहीं रहेगा, फिर अगले वाले के ऊपर बार रहेगा। उसी तरीके से यहाँ अब यहाँ पर नाम मेन होता है नंबरिंग का। जहां जहां पे जो जो नंबर दिया गया वहां पे यहाँ पे 1 लिखना होगा, मतलब 1 साइन दे करके फुल करना है इस बॉक्स को। देन हम लोग यहाँ पे काम करेंगे। तो इस नंबर को लिखने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए? आपको एक नंबर पता होना चाहिए। क्या नंबर रहता है ध्यान दीजिएगा। जो ये 4x4 का बक्सा होता है ना, इस बक्से में आपको नंबरिंग पता करने के लिए आना चाहिए। नंबरिंग देखिए कैसा रहता है, यहाँ पे 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ पे 1 होता है, यहाँ पर 2 होता है, यहाँ 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5, यहाँ पर 6, यहाँ पर 7, फिर 8 यहाँ पर, 9 यहाँ पर, 10, 11, यहाँ पर 12, पर 13 और यहाँ पर 14 और लास्ट यहाँ पर होता है 15। मतलब ये नंबरिंग वैल्यू है और यही नंबर आपको देख करके जो जो नंबर आपका दिया हुआ रहेगा वहां पर साइन देना है। जैसे यहाँ पे क्या दिया गया है, 0 दिया गया है, तो 0 कहाँ पे लिखेंगे? यहाँ पे। तो यहाँ पे 1 से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो 1 से रिप्रेजेंट करिएगा कि सिग्मा जहां पर रहेगा वहां 1 से लिखा जाता है, तो 1 1 लिखिएगा उसमें। अब देखिए 1 यहाँ पे है, क्या है 1 है तो यहाँ भी 1 हम लोग लिखेंगे। और फिर 2 भी है तो 2 कहाँ पे हमारा? यहाँ पे, तो यहाँ पे साइन देंगे। अब यहाँ पे है 3 भी है तो यहाँ भी रहेगा। इसके बाद 4 नहीं है हमारे पास, 5 है तो यहाँ पर नहीं देंगे, यहाँ पर देंगे, यहाँ पर, है ना। इसके बाद 6 नहीं है, फिर 7 है तो यहाँ पे आपको 6 जगह छोड़ देंगे और यहाँ पे देंगे 7 की जगह पे। ठीक है, इसके बाद 8 है, 9 है, 8 9 है तो यहाँ भी देंगे, यहाँ भी देंगे, 8 9 यहाँ पे है ना, 8 9। इसके बाद 10 11 भी है, यहाँ भी रहेगा, यहाँ भी रहेगा। इसके बाद 12 नहीं है, 13 और 15 है
तो यहाँ पे आपका 12 था तो यहाँ पे नहीं रहेगा, 13 है तो 13 लिख दिए, फिर 14 नहीं है तो 14 यहाँ पे नहीं लिखेंगे, 15 है तो 15 यहाँ पे दे दिए। तो जहां जहां पे मेरा वैल्यू मिला वहां वहां पे इसके अनुसार यहाँ पे 1 1 पुट कर दिए, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको पेयर, क्वाड या ऑक्टल लगाना है, यानी घेरा लगाना होता है। बेसिकली 3 घेरा आपको पता होना चाहिए, एक ऑक्टल, क्योंकि 3 ही घेरा लगता है, ऑक्टल यानी 8 गो का घेरा लगेगा, और एक होता है क्वाड, क्वाड में 4 गो का घेरा लगता है, और पेयर, पेयर में 2 गो का घेरा लगता है, दो को मिलाकर के घेरा बनाते हैं पेयर में। तो सबसे पहले ना बड़ा घेरा बनाने का कोशिश करना है। बड़ा घेरा अगर नहीं बनता है ऑक्टल का तब क्वाड पर आना है, यदि क्वाड का नहीं बनता है तब पेयर बनाना है, यानी पहले कोशिश करना है ऑक्टल बनाने का। ऑक्टल जब बन जाएगा तो फिर ट्राई करना है ऑक्टल और बन रहा है क्या, मतलब जरूरी नहीं कि एक ही बार बने, 2 बार 3 बार भी बन सकता है। तो सबसे पहले ट्राई करना है ऑक्टल बनाने का, जब ऑक्टल नहीं बनेगा तब क्वाड, जब क्वाड नहीं बनेगा तब पेयर, मतलब सबसे पहले बड़ा वाला देखना है जो बड़ा घेरा बन सकता है, फिर छोटा वाला। तो सबसे पहले इसमें बताइए कौन कौन सा यहाँ पे घेरा लग सकता है। तो पहले आपको पता है कि इस टाइप से तो आप सबसे पहले घेरा लगा देंगे 8 गो का घेरा लग गया। अब यहाँ पे देखिए एक नियम है इसमें ओवरलैपिंग का, ओवरलैप भी कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर एक छोर में अगर कोई चीज लिखा हुआ है पूरा और ई छोर में भी लिखा हुआ है, यानी ये सिरा ऊपर वाला और नीचे वाला आपस में मिला हुआ रहता है, जिसके कारण इधर अगर कोई चीज लिखा हुआ है पूरा और उधर भी लिखा हुआ है तो ये दोनों मिल करके अपना ऑक्टल बना लेता है। इसी तरीके से अगर इस साइड भी पूरा लिखा हुआ रहे और इस साइड भी पूरा लिखा हुआ रहे तो इस सेक्टर और इस सेक्टर को मिला करके एक ऑक्टल बना लिया जाता है, क्योंकि यहाँ भी 4 है और यहाँ भी 4 है, ये 4 और उधर से 4 मिल करके 8 बन गया, क्योंकि ये वाला भाग इधर से जुड़ा हुआ रहता है, ठीक है। और ओवरलैप हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब इसके ऊपर फिर हम चढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो ओवरलैपिंग होता है। तो इस क्रम में यहाँ पे सिर्फ ऑक्टल बना, 2 ऑक्टल बन गया, एक पूरा ये ऑक्टल और इधर से मिला करके दूसरा ऑक्टल, यानी ऑक्टल 1 और ऑक्टल 2, 2 ऑक्टल बनाए। यहाँ पे लिख देंगे ऑक्टल 1, सबसे पहला ऑक्टल 1 इक्वल टू, तो पहला ऑक्टल 1 हम इसी को मानते हैं। तो इसमें आपको लिखना कैसे है ध्यान दीजिएगा। लिखने के लिए ना यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है। देखिए जब ऑक्टल बनेगा ना तो आप पहले देखिए कौन सा रो और कौन सा कॉलम लगाया गया है, चाहे क्वाड बने चाहे पेयर बने, उसमें आपको देखना होता है कि कौन सा रो और कौन सा कॉलम यूज करके उस क्वाड को या ऑक्टल को या पेयर बनाया गया है। ये ऑक्टल बनाया गया है तो बताइए इसमें 2 कॉलम का यूज किया गया है, सी बार डी और सी डी, और इधर से 4 रो यूज किया गया है, ए बार बी बार, ए बार बी, फिर ए बी बार, क्योंकि इसमें इस ऑक्टल में 4 रो का प्रयोग हुआ है और 2 कॉलम का यूज हुआ है। तो यहाँ पे ना पहले रो को पकड़िए, रो 4 यूज हुआ है तो रो में यहाँ पे आप देखेंगे बार और बिना बार वाला वैल्यू कट जाता है, जैसे ए बार बी बार, ए बार बी बार दिख रहा है आपको और यहाँ पे दिख रहा है ए बी, यानी ए बार ए बी से कट जाएगा, क्योंकि ये दोनों में बार है, ये दोनों में बार नहीं है, तो ये दोनों कट हो जाएगा, कहानी खत्म। इसके बाद देखिए यहाँ पे आप देख रहे हैं ए बार बी है और यहाँ पे ए बी बार है, यानी कि ए बार ए खत्म, बी बार खत्म, बी और बी बार खत्म, ए बार ए खत्म, मतलब बार और बिना बार वाला मिलता है तो ये भी और ये भी खत्म हो जाएगा इसके थ्रू से, दोनों मिल करके, और ये वाला मिल करके ये भी खत्म हो जाएगा। मतलब ये जब चारों यूज किया गया है रो तो इधर से कोई भी वैल्यू हम लोग नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि चारों यूज हुआ है तो आपस में कट गया है सब, ठीक है। तो ये पूरा कट गया, तो यहाँ से रो से कुछ नहीं लिखाएगा, रो से कुछ दिखाने वाला नहीं है, क्योंकि बार और बिना बार वाला मिल करके कट जाता है वैल्यू। तो बार बिना बार वाला मिल करके कट गया तो इधर से कुछ नहीं लिखा है, लेकिन कॉलम में 2 गो बचा है, सी बार डी और सी डी, तो इसमें भी जो बार और बिना बार वाला मिलेगा वो कट जाएगा। देखिए सी बार और सी कट जाएगा, सी बार सी कट जाएगा, क्योंकि सी यहाँ पे लिखा गया है बार में और यहाँ पे बिना बार में, तो ये दोनों मिल करके कट जाएगा। लेकिन डी और यहाँ पे भी डी, मतलब दोनों कॉमन मिल गया, और जो कॉमन मिल जाता है यानी कटता नहीं है तो उसको आंसर में लिखते हैं।
तो यहाँ पे सिर्फ आंसर लिखाएगा डी, जो कॉमन मिलता है। बार और बिना बार वाला कट जाता है, लेकिन जो कॉमन मिल जाता है, जैसे डी और डी मिल गया, कटेगा नहीं ये सब, तो ये सब लिखा जाएगा। ठीक है, तो डी यहाँ पर लिखा जाएगा, मैंने लिख दिया। इसके बाद फिर उसी तरीके से लिखेंगे ऑक्टल 2। ऑक्टल 2 इक्वल टू क्या आएगा, तो ऑक्टल 2 के अंदर देखिए इधर से क्या क्या यूज किया गया है, पहला रो ए बार बी बार और दूसरा रो यूज किया गया है ए बी बार, इसको यूज किया गया ना, रो में यही दोनों यूज हुआ है। लेकिन कॉलम में आप इसका देखेंगे तो चारों कॉलम यूज हुआ है, देख रहे हैं, ये कॉलम, दूसरा कॉलम, तीसरा कॉलम, चौथा कॉलम, कि इसमें पूरा का पूरा कॉलम यूज किया गया है। तो उसी तरीके से ये पूरा का पूरा कट जाएगा, आपस में जब मिलेगा ना, जैसे सी बार डी बार, सी डी से कट जाएगा, सी बार डी और सी डी बार ये आपस में कट जाएगा। मतलब जब सब यूज हुआ है कॉलम में भी, तो ये सब कट जाएगा, बचेगा यही दोनों। अब दोनों में से आंसर डिसाइड करना है क्या रहेगा। तो यहाँ पे देखिए ए बार बी बार है, तो ए बार ए कट जाएगा, ए बार और ये कट जाएगा, लेकिन बी बार और यहाँ पे बी बार ये कॉमन बच गया, तो बी बार एक ठो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं, क्योंकि ये कटेगा नहीं, है ना। तो ए बार ए कट गया, लेकिन बी बार ये एक मिल करके लिखा जाएगा बी बार, क्योंकि एक ही बार लिखाएगा, दो बार, है ना। तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑक्टल 1 में डी आया, ऑक्टल 2 में बी बार आया। अब लास्ट फाइनली आप आंसर कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ऐसे करके एफ में क्वेश्चन दिया गया था ना, एफ ऐसे लिख करके ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू डी प्लस बी बार, ऐसे आप आंसर लिख सकते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आप के मैप का क्वेश्चन बना सकते हैं इजीली, बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, आप बहुत इजी वे में बना सकते हैं। बहुत सारा प्रैक्टिस करने के लिए मैंने क्वेश्चन भी पहले दिया था, तो आप प्रैक्टिस कर लीजिएगा, बाकी इस टाइप का क्वेश्चन रहेगा। अब इसी के मैप के क्वेश्चन के साथ क्लास एंड करते हैं, लेकिन क्लास एंड कुछ शायरी के साथ करेंगे। आप लोगों के लिए मैंने कुछ शायरी लिखा है और मैं आप लोगों के साथ इस लास्ट क्लास में कुछ शायरी के साथ एंड करना चाहूँगा। तो सबसे पहला शायरी आप लोगों के लिए है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता शोर मचा दे, आज जो पढ़ाई कर रहे हो वही कल तुम्हारा नाम बना दे, वही कल तुम्हारा नाम बना दे। दूसरा शायरी है, आज हमारी आखिरी क्लास है पर ये रिश्ता आखिरी नहीं, आज हमारी आखिरी क्लास है पर ये रिश्ता आखिरी नहीं, एग्ज़ाम हॉल में जब भी बैठोगे मेरी आवाज़ तुम्हें डरने नहीं देगी, मेरी आवाज़ तुम्हें डरने नहीं देगी। नेक्स्ट शायरी है, डर को दिल से निकाल दो, खुद पर थोड़ा विश्वास रखो, डर को दिल से निकाल दो, खुद पर थोड़ा विश्वास रखो, पेपर चाहे जैसा भी आए अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास रखो, पेपर चाहे जैसा भी आए अपनी मेहनत पर पूरा विश्वास रखो। नेक्स्ट शायरी है, शायद मैं रोज़ तुम्हारे साथ ना रहूं पर मेरी दुआ हमेशा साथ रहेगी, शायद मैं रोज़ तुम्हारे साथ ना रहूं पर मेरी दुआ हमेशा साथ रहेगी, तुम्हारी सफलता ही हमारी जीत है, बस यही हमारी आखिरी ख्वाहिश रहेगी, बस यही हमारी आखिरी ख्वाहिश रहेगी। अब लास्ट और अंतिम शायरी है, एग्ज़ाम सिर्फ एक कागज़ है, तुम्हारी काबिलियत उससे बड़ी है, एग्ज़ाम सिर्फ एक कागज़ है, तुम्हारी काबिलियत उससे बड़ी है, जो सीखा है दिल से वही तुम्हारी असली घड़ी है, वही तुम्हारी असली घड़ी है। और एक बहुत बड़ी बात, आप लोग आईटी कंप्यूटर एजुकेशन हज़ारीबाग में आकर के आईटी कंप्यूटर का हिस्सा बने, आईटी फैमिली का हिस्सा बने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दिल से मैं शुक्रगुजार हूँ आप सभी लोगों का, आप लोग आईटी कंप्यूटर एजुकेशन में आकर के आईटी फैमिली का हिस्सा बने, और यहाँ पे आकर के जितना भी प्रकार का बात हुआ क्लास के अंदर, किसी भी प्रकार से अगर हमारा बात आपको बुरा लगा हो तो उसके लिए सॉरी, और भी किसी भी प्रकार से अगर आपको चोट पहुंची हो हमारी तरफ से तो इसके लिए सॉरी। और इसी के साथ बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम बढ़िया से जाए, आप बढ़िया तरीके से एग्ज़ाम दीजिए और आईटी कंप्यूटर एजुकेशन हज़ारीबाग का नाम रोशन कीजिए। तो मिलते हैं फिर से कभी और, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक, आपका एग्ज़ाम बेहतर हो। धन्यवाद।